अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस कमरे में मौजूद एक एक्सपीरियंस लॉयर, एक यंग लॉयर लाइक माई सेल्फ और दो नन्हे मुन्ने लॉ स्टूडेंट्स की मौजूदगी में पूछते हैं मियाँ साहब से कि क्या वकील बनना भी चाहिए या नहीं बनना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम सलाम। सर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर आपको मौका दे ज़िंदगी में और उस स्टेज पे ले जाए जहाँ पे आपसे पूछा जाए कि अली क्या तुम दोबारा वकालत करना चाहते हो, तो व्हाट वुड बी योर आंसर? विदाउट अ डाउट, फॉर श्योर, अगेन, फॉर एवर एंड एवर। बट पहले मेरा एक ऑब्जेक्शन। आपने कहा दो यंग वकील, आपके ख्याल में मैं यंग नहीं हूँ? अच्छा, खैर, देखो विशाल, आपकी जनरेशन या आपके बाद जो आने वाली जनरेशन है ना, ये लॉ के प्रोफेशन में कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड और इन्फ्लुएंस्ड है, जिसमें एक हार्वी स्पेक्टर सूट्स का, बॉस्टन लीगल, उसके बाद क्या कहते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, हाउ टू गेट अवे विद मर्डर, ये उन सीरीज, ड्रामाज, मूवी से इम्प्रेस होके। ऑन द कॉन्ट्ररी, वकालत, शायद मैं आज इस वीडियो में वो बातें करूं जो इतने आसानी से, आराम से आपको बातें करते हुए लोग नहीं मिलेंगे। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू बी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। पहली बात, ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि वकालत इज अ प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स, बिल्कुल होगा, कोई शक ही नहीं इसमें, कोई शक ही नहीं इसमें। लेकिन ये इतना टफ प्रोफेशन है, इतना टफ प्रोफेशन है कि यू हैव लिटरली नो आइडिया। इनफैक्ट यू आर अ लॉयर, द पीपल हु आर वॉचिंग लिटरली हैव नो आइडिया कि ये आपसे क्या क्या कुछ छीन लेता है। एक नाम बनाने के लिए, एक बड़ा नाम बनाने के लिए, एक सरवाइव करने के लिए, इट टेक्स अ लॉट फ्रॉम यू। बट उसकी डिटेल्स में जाने से पहले, बहुत सारे लोग मैसेजेस में पूछते हैं जी मैंने मैट्रिक कर लिया है, और आपकी खास तौर पे ये शाकिर स्टूडियो को क्रेडिट जाता है, जिस किस्म की ग्लूमी और कमाल की बीटीएस और ये सब बनाते हैं, तो हर बंदा जो है इम्प्रेस होकर कह रहे असी वकील वाला। हालांकि उनको ये पता नहीं है कि इस कमरे में पड़ी हुई एक एक चीज़ को बनाने के लिए, एक एक क्लाइंट को बनाने के लिए मैंने या आपने क्या क्या सेक्रीफाइस किया हुआ। और बहुत सारे लोग पूछते हैं मैट्रिक कर लिया जी, हमने लॉ करना है। पहले मैं आपको एक टीयर समझा दूं और उस पैटर्न को आपने फॉलो करना है। उस पैटर्न के बगैर आप लॉयर नहीं बन सकते। आपने एफएससी कर ली, आपने एफए कर लिया, आपने आईसीएस कर लिया, आपने लैट का एग्जाम देना। लैट का एग्जाम आप क्वालिफाई करेंगे तो ओनली देन यू विल बी एंटाइटल्ड टू बी एडमिटेड एनी लॉ स्कूल अक्रॉस द पंजाब और द कंट्री। आप लॉ स्कूल में गए, पाकिस्तान में चूंकि अब डिग्री 5 साल की है, जब हमने किया था तब 3 साल की थी, और जब मेरे अब्बा जी ने किया था उस वक्त 2 साल की थी। एफईएल होता था, फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ लॉ और फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ लॉ। तो अब जो है वो 5 साल की है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की एक्सटर्नल डिग्री है वो 4 सालों की है आपकी। तो आपने लॉ स्कूल को पास किया, आप वकील नहीं बने अभी। उसको पास करने के बाद यू अगेन हैव टू सिट एन एग्जाम विच इज अ गैट एग्जाम। आपने वो पास किया, उसके बाद यू हैव टू अंडरगो द बीवीसी कोर्स, बार वोकेशनल कोर्स, वो आपने किया। देन यू विल बी अप्लाइंग फॉर योर लाइसेंस, और लाइसेंस मिलने के बाद इंटर्नशिप, और आपको लाइसेंस मिल जाता है। और 2 साल वकालत करने के बाद आप ओनली इंटाइटल्ड हैं 2 साल लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद आप हाई कोर्ट की प्रैक्टिस 2 साल के बाद, और फिर जब आपकी किस्मत अच्छी हो, जब आपके नसीब अच्छे हों, जब आपका कोई बारी चल जाए, जब आपकी बारी आ जाए, तो सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस। तो ये एक हायरार्की है। अब आपने बात की कि एक लॉयर, एक बंदे को लॉ करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कुछ 4-5 चीजें जो आपके दिमाग में बड़ी कैटेगोरिकली होनी चाहिए। एक,
मेरे पास जब डिफरेंट लॉ स्कूल से बच्चे इंटर्नशिप के लिए आते हैं या एसोसिएटशिप के लिए आते हैं, दो बड़े पेट सवाल होते हैं। जैसे ही वो इस चेयर पे आपके सामने बैठते हैं, उनसे आप पूछते हैं क्या सब्जेक्ट पढ़ना है आपने, अच्छा किसने पढ़ाया, और ये वो। और जब इंटरव्यू ख़त्म होता है ना, तो उनके दो सवाल होते हैं। एक, सर मैं वापस किस वक्त जाऊंगा, आपका दफ्तर किस वक्त बंद होगा, और दूसरा, पैसे कितने मिलेंगे। वापस जाने वाला सवाल डजंट मेक एनी सेंस टू मी एवर, क्योंकि वकालत में आने का आपके पास टाइम होता है, जाने का टाइम नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, पैसों की बात, ठीक है, फेयर इनफ, यानी एक उन्होंने डिग्री की है, वो देर ट्रांसपोर्टेशन है उनकी, और वो पैसे वगैरह सब। ऑल्दो मैंने बहुत अच्छी फर्म्स में भी काम किया हुआ है, और उसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है मैंने आपको बताया ही था कि मुझे एक चेंबर के अंदर काम करने के, आई वर्क फॉर ऑलमोस्ट 3 और 4 ईयर्स, और उस 3-4 सालों में सिर्फ 500 रुपये मिले थे वो। और जब मुझे उन्होंने दिए थे मेरे उस्ताद ने, तो उन्होंने कहा था मियाँ साहब को जाके आपने लेग पीस खिलाना है। सो दैट्स व्हाट आई गेन, बट अगेन स्किल सेट यू लर्न अ लॉट। हरगिज और हरगिज ऐसा नहीं हो सकता कि आपने लाइसेंस लिया तो आपके पास पैसों के अंबार लग गए, ऐसा नहीं होता। हरगिज और हरगिज ऐसा नहीं है कि आपने लाइसेंस लिया तो आपके पास क्लाइंटेल आपकी जनरेट होगी। हरगिज और हरगिज ऐसा नहीं है कि आपने लाइसेंस लिया तो आप अपने आप को कोई बहुत तुरम खान बदमाश वकील समझने लगे। नो, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस स्ट्रगल फॉर गुड 10 ईयर्स। और मेरा तो वैसे भी मानना है कि हमारे प्रोफेशन के अंदर, लॉ के प्रोफेशन के अंदर जितनी भी अच्छी या रीजनेबल पोजीशंस हैं, उनकी स्टार्टिंग ही एज 35 के बाद होती है, उससे पहले तो होती भी नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एडिशनल सेशन जज के पेपर देने, 35 साल होने चाहिए। आपने असिस्टेंट एडिशनल एडवोकेट जनरल, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल जो भी बना, वो 35 साल से बाद ही स्टार्ट होती है, उससे पहले होती नहीं। तो ये एक चीज। जब आपने लॉ कर लिया, आपने सोच लिया कि आपने प्रैक्टिस को परस्यू करना है, तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली लॉयर्स मूवमेंट के बाद बहुत सारे यंग लॉयर्स का पॉलिटिकल चेंबर्स के साथ एसोसिएट होना, वकालत को इग्नोर करके लीगल पॉलिटिकल एक्टिविटीज को परस्यू करके किसी तरह ऊपर आने की जो उनकी जुस्तजू है, उसके ऊपर उनका ज्यादा फोकस होता है, रादर देन मेकिंग देयर ओन नेम इन द प्रैक्टिस। कोई बेईद नहीं, मैं बड़ा आपको कैटेगोरिकली कहने लगा हूं, ये एक दरवेशी पेशा है। बहुत सारे लोगों की जुबान में ये प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स है, मैं इसको अपनी जुबान में कहता हूं ये दरवेशी पेशा है। मलंगों की तरह सर फेंक के मेहनत करते रहोगे तो आपको मेराज भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, ऑनर भी मिलेगा। और कोई बेईद नहीं कि मिल गया सब कुछ और ये कब वापस भी चला जाए। जिस तरह कहते हैं ना कि गाहक का और मौत का कोई भरोसा नहीं होता, कब आ जाए। वकालत के प्रोफेशन भी इज जस्ट लाइक दैट। यू नेवर नो व्हेन यू विल गेट अ क्लाइंट, और यू विल नेवर नो जब आपके हाथ से क्लाइंट निकल गया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने बहुत ईमानदारी से ऑनेस्टली प्रैक्टिस की हो, उसके लिए उसके केसेस लड़े हो। सो इस वजह से ये एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल, कॉन्टिन्यूस मुश्किलात, कॉन्टिन्यूस पढ़ाई का प्रोफेशन है। मैंने, याद होगा आपको, एक अपनी आप शॉर्ट ही आपने बना के दिया था कि जी दुनिया के टफेस्ट प्रोफेशन में से एक प्रोफेशन, जिसपे काफ़ी क्रिटिसिज्म भी आया कि डॉक्टर्स का प्रोफेशन बड़ा सख्त है, इंजीनियर्स का बड़ा सख्त है। या देखो, अगर आप अनडाउटेडली मेडिसिन के अंदर आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, कॉन्टीन्यूसली पढ़ना पड़ता है, बट बाय द एंड ऑफ या मिडल ऑफ योर एज यू आर इन अ पोजिशन टू अर्न रीजनेबल। वकालत के अंदर, मुझे एक बात बताओ ना विशाल साहब, आपके पास एक मर्डर का केस आया और आपने फीस मांगी है कि जी मैं 2 लाख रुपया लूंगा इसको। अच्छा, वो वकील साहब कहते हैं, वो क्लाइंट आपका कहता है कि सर आप 2 लाख रुपए मांग रहे हैं, वो फलाना बंदा तो मेरे से 50,000 में करने लगा हुआ है। नाउ व्हाट इज द नेगोशिएशन पॉइंट देयर? नो नेगोशिएशन पॉइंट, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ों को वैल्यूएट, कैलकुलेट किया कि मैंने कितना टाइम देना है और मेरी जो रिसोर्सेज है मेरे पास, उनको क्या हिसाब किताब मैंने करना है। तो इस वजह से वकालत के प्रोफेशन के अंदर इट्स अ वेरी टफ प्रोफेशन ऑनेस्टली, और कॉन्टीन्यूस स्ट्रगल का प्रोफेशन है। हाँ, जब आपकी वकालत स्टेबल हो जाए, आप एक अच्छी प्राइम पे पहुंच जाओ, ठीक ठाक पैसे बना लो,
तो उस वक्त फिलोसफिकल बातें करते हुए अच्छा लगता है बंदा कि इट्स अ प्रोफेशन ऑफ लॉ, अदरवाइज इट्स अ कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल। कंटिन्यूस। अच्छा सर, जब लॉ स्टूडेंट आता है फील्ड के अंदर आता है, तो पहले तो अनफॉर्चुनेटली हमारे लॉ कॉलेजेस के अंदर करियर काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, हाँ, yes. नहीं बताया जाता इन हाउस काउंसिल क्या है, फर्म्स के अंदर कब जाना है, कॉर्पोरेट प्रैक्टिस क्या है। इस चीज़ों से हमारे लॉ स्टूडेंट्स लाइल्म होते हैं। तो जब एक बच्चा आता है, जैसे अभी आपने शुरू में बताया कि सूट से इम्प्रेस्ड है, हाउ टू गेट अवे विद मर्डर से इम्प्रेस है, तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर इम्प्रेस्ड और उनको एक चार्म नज़र आता है क्रिमिनल प्रैक्टिस के अंदर। बट जबकि मैंने खुद बतौर एक यंग लॉयर ये चीज़ फील की है कि जो आपके क्रिमिनल केसेस हैं, स्पेशली मर्डर या एटीसी के कोर्ट्स के, दे प्रेफर अ लॉयर विद हायर एक्सपीरियंस। वो ये कहते हैं कि यार जब मैंने मिलियन 2 मिलियन खर्च ही करना है, सो व्हाई वुड आई गिव द केस टू विशाल, व्हाई शुड नॉट आई गिव द केस टू मियाँ साहब। ये एक प्रॉब्लम भी फेस होती है। सेकेंडली, आते साथ आपको क्रिमिनल केसेस भी नहीं मिलते और वो लोग इस चीज़ से बड़ा डिसहार्ट हो जाते हैं। तो व्हाट्स योर टेक ऑन अच्छा दैट? विशाल, मैं एक बात पे डिसएग्री करूंगा। ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने ये वीडियोस बना के सोशल मीडिया के ऊपर, ये प्लेटफॉर्म्स और हैंडल्स के ऊपर वीडियोस डालने का दर हकीकत मकसद जो है ना, वो फौजदारी वकालत को एलिवेट करना है। ऑनेस्टली मेरा और कोई मकसद नहीं है। डायलेमा इज कि एक खास माइंड सेट के साथ, एक खास टाइम लाइन के साथ आप ज़रा देखें, जस्ट लुक अराउंड, आपको अच्छे फौजदारी वकील, अच्छे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनते हुए नज़र नहीं आएंगे। और बहुत ज़्यादा यंग बच्चों का, यंग जो एसोसिएट्स आते हैं आपके पास, जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनका जो डायरेक्शन है वो है ही इन हाउस की तरफ, कॉर्पोरेट कमर्शियल ट्रांजैक्शनल काम की तरफ, फौजदारी की तरफ ना होने के बराबर है। ऑनेस्टली आप जिला कचहरी चले जाओ, ना होने के बराबर ट्रायल है। यहाँ शनाख्त प्लेट है, 164 के बयान, इसके अलावा और कुछ भी नहीं नहीं होगा। आप सेशन कोर्ट में चले जाओ तो अगर 50 आपके पास एडिशनल बैठे हुए तो इक्का दुक्का केस के अंदर आपके ट्रायल हो रहा है। आप हाई कोर्ट के अंदर आ जाओ तो आप जितनी मर्जी मेहनत से केस आर्ग्यू करो तो हार्डली 10 मिनट में आपका एमआर और अपील जो है वो ख़त्म हो जाती है। यानी वो रूम ही अवेलेबल नहीं है। जबकि आप हिस्टोरिकली देखो तो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मेजॉरिटी ऑफ द जजेस, मेजॉरिटी ऑफ जजेस ऑफ द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स और चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स वो थे ही क्रिमिनल लॉ की तरफ से, फौजदारी वकालत, दीवानी वकालत, ट्रायल एडवोकेसी। और अब ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा ऑब्सोलीट होती हुई चली जा रही है। तो मेरा जो मकसद भी यही था कि इस प्रोफेशन के अंदर बूम लेके आया जाए। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाओ, मैं 2007 से जो है ना अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपने फादर के साथ। 2007 से लेके आज 2024 आ चुका हुआ है और इसके अंदर हमारी लॉ फर्म के अंदर गिनती की खवातीन जिन्होंने जो है वो फौजदारी प्रैक्टिस को परसू किया। जबकि अगर आप देखें तो इसका मतलब ये है कि इस साइड पे खवातीन के लिए बहुत रूम अवेलेबल है, बट दे ऑप्ट फॉर द कमर्शियल ट्रांजैक्शनल सिविल काम, क्योंकि एक सोसाइटी के अंदर टेम्परामेंट बन चुका हुआ है कि वो सोफिस्टिकेटेड काइंड ऑफ लिटिगेशन और काम है इन कंपैरिजन टू फौजदारी। जबकि अगर देखा जाए तो बोथ आर एट पार। अगर गंद किसी फैमिली केस में होना ना तो वैसा ही फौजदारी में भी हो सकता है। अगर किसी आर्बिट्रेशन में कोई प्रॉब्लम होनी है तो वो फौजदारी में भी हो सकती है। तो इट्स गोज एवरीवेयर। बट आप ज़रा हिस्टोरिकली लॉयर्स को उठा के देखें, जितना आपको हार्वी स्पेक्टर फौजदारी वकीलों में नज़र आएंगे, हिस्टोरिकली देखें, एजाज बटालवी साहब, उसके बाद क्या कहते हैं आर अवान साहब, उसके बाद क्या कहते हैं अफजाल सदीकी साहब, उसके बाद ख्वाजा सुल्तान साहब, द बिगेस्ट हार्वी स्पेक्टर वी कुड एवर हैव, ख्वाजा सुल्तान साहब, फिर मंजूर मलिक साहब। सो ये बहुत बड़े बड़े हार्वी स्पेक्टर थे हमारे प्रोफेशन के। बट अनफॉर्चुनेटली वो आगे से जो उनको उनकी लेगेसी को सप्लीमेंट करने वाले लोग भी इधर उधर निकल गए हैं। फौजदारी का अगर शम्मा किसी ने पकड़ी हुई है इस वक्त, अगर आप देखें तो आई कैन नेम 2 और 3 लॉयर्स। सलमान सफदर साहब, आजम साहब जब तक सेनेटर नहीं बने थे वो उस वक्त तक बहुत कमाल की प्रैक्टिस थी आजम साहब की। अब वो चूंकि स्टेट इश्यूज के अंदर इन्वॉल्व हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, तो वो उस तरह प्रैक्टिस वो नहीं है।
तो अगर आप देखो अपने इर्द गिर्द, सलमान सफदर इज अ बिग एग्जाम्पल। एक आपको एक ही बंदा मिलेगा, और मुझे नाम तो बताओ यार, नाम तो बताओ फौजदारी। नहीं, ये अगर तो आपका भी मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो फौजदारी की वकालत भी करते हैं, दे आर नॉट विलिंग टू एडवोकेट फौजदारी वकालत। असल वकालत ही ये है। तो वो इस वजह से जो है ना, ये एक प्रॉब्लम है। तो जो बात आपने शुरू में की थी कि एक लॉयर को देखो, लॉ कभी भी मजबूरी में नहीं बनना। मैंने जिस तरह पहले आपको कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने बहुत सारे डायनामिक्स चेंज किए हैं। जरा आप लॉ स्कूल के, पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का मेरिट लिस्ट उठा के देखें, आप लम्स की मेरिट लिस्ट उठा के देखें कि किस कदर मेडिकल से ऊपर मेरिट लिस्ट है इस वक्त लॉ स्कूल्स की। बट प्रॉब्लम ये है कि वहां पे आके जो एक कैजुअल एटीट्यूड हुआ करता था, जिन्हें कुछ भी नहीं ना किया उन्होंने लॉ करा दिया। बहुत सारी फैमिलीज ने जिनकी लिटिगेशन चल रही थी, उन्होंने अपने घर में एक एक वकील बना लिया हुआ। तो पॉइंट यहां पे ये है कि अगर आपने वकालत करनी है, यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड एंड यू शुड हैव एम्पल रिसोर्सेज टू सर्वाइवल की बात से सर एक बात आती है, एक वकील महाना कितने पैसे कमा लेता है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स। अगर बिल्कुल कोई यंग ग्रेजुएट है और उसने किसी चेंबर को ज्वाइन किया, तो कोई नेसेसरी बात नहीं है कि वो कुछ भी ना कमाए महीने का। और ये भी बेईद नहीं है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, ये भी पॉसिबल है कि वो एक ही महीने के अंदर 4-5 लाख भी कमा ले अगर एक केस उसके पास आ जाए। और ये भी बेईद है कि वो 1-1.5 लाख रुपए भी कमा ले। तो लॉयर्स की इनकम को आप कैटेगराइज नहीं कर सकते कि वो मंथली कितना कमा रहा है। ये कॉन्टिन्यूअस फ्लक्चुएशन है। बट आपके ऑफिसेस के रेंट, आपकी यूटिलिटीज, ये आपके जो एक्सपेंसेस हैं टू रन द बिजनेस, टू कीप अप विद द पेस ऑफ द बिजनेस, वो आपके एक्सपेंसेस होने ही होने। और एक मैं आपको मशवरा दूंगा, कभी भी वकालत के साथ कोई ऑल्टरनेट बिजनेस ना कीजिएगा, क्योंकि वकालत एक फुल टाइम जॉब है। अगर इसको आप फुल टाइम जॉब समझ के करेंगे तो ये आपको नवाजेगा। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया मैं प्रॉपर्टी का दफ्तर भी खोल लूं, मैं कोई यूटिलिटी स्टोर भी ले लूं, मैं रियल स्टेट के अंदर भी घुस जाऊं और मैं वकालत भी कर रहा हूं, तो आई एम सॉरी, यू कांट सर्वाइव लॉन्ग। अच्छा सर, ये भी चीज़ें हमने नोट की हैं कि यूजली द लॉयर्स हु प्रैक्टिस, यू, मी एंड ऑल द लॉयर्स वी सी जो प्रैक्टिस करते हैं, फैमिलीज बहुत डिस्टर्ब होती हैं इस मामले से। और इस चीज़ को अंडरस्टैंड शायद बहुत कम लोग कर पाते हैं, या जो लॉयर्स आने वाले होते हैं वो सोचते हैं कि सुपरफिशियल बातें, ऐसा होता नहीं है। तो इस बारे में कुछ बताइएगा। यार बड़े अदब के साथ, कायद आजम साहब की जो फैमिली लाइफ थी वो भी ख़राब थी, और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, तो लेट्स नॉट गो इनटू दैट। बट यस, आपकी फैमिली बहुत सफ़र करती है बिकॉज यू आर नॉट मेंटली देयर, और यू आर ऑलवेज ऑक्यूपाइड मेंटली, इमोशनली। जस्ट इमेजिन ना कि एक औरत का बेटा कत्ल हुआ और वो पता नहीं कहाँ से पैसे दे के आपको आ गई है। अगर आप में थोड़ी सी भी इंसानियत है, you're a human, it will take a toll on you as well, कि पता नहीं कहाँ से उसने पैसे इकट्ठे करके दिए हैं, और आप कॉन्टीन्यूसली उस चीज़ के अंदर सोच रहे हो। और जब आप उस चीज़ के अंदर हो, उस फेज के अंदर हो, तो आपके अपने बच्चे, आपकी अपनी फैमिली उससे डिस्टर्ब होती है। अच्छा, इस इमोशन और इस फीलिंग को जब आप उनको समझाने की कोशिश करेंगे तो वो उनको समझ नहीं आ सकती, और ये समझ सिर्फ उसी को आ सकती है जो उस चीज़ से गुजरने लगा हुआ है। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको ये भी मशवरा दे देंगे, सर मुफ्त कर दें फिर अगर आपको इतना ही है तो। देखो, अगर आप वकालत कर रहे हैं तो उसके अंदर आपके एक्सपेंसेस तो हैं, सो यू नीड टू हैव दोज एक्सपेंसेस मीट फ्रॉम द क्लाइंट्स, इररिस्पेक्टिव कि उनकी क्या मजबूरी है। हाँ, कॉम्पनसेट करने के लिए आप प्रो बोनो लिटिगेशंस करते रहते हैं, बट एट द सेम टाइम आपकी फैमिली इस सारे प्रोसेस में सबसे ज़्यादा सफ़र करती है। सर, कुछ हार्श क्वेश्चन भी मैं पूछना चाहूँगा आपसे। आपने कहा कि आप इसका सच जवाब देंगे, तो ज़रा आप बता दीजिए, इस बारे में शायद बहुत कम लोगों ने पूछा होगा कि डन बेसिस क्या होता है? हाँ यार, ये एक ऐसी हमारी टर्मिनोलॉजी है जो क्लाइंट आपके लॉयर्स भी ये जो है ना ये टर्म यूज़ करते हैं। अच्छा, इसको ज़रा मैं इसकी डिक्शनरी मीनिंग निकालने की कोशिश करता हूँ। तो वो डन बेस ये है कि जी आप इम्प्रेशन देते हैं क्लाइंट को कि जी ये वाला केस जो है मेरी फलाने बंदे से बात हो गई है,
तो अगर मैं इसको मेरिट पे करूँगा तो उसके इतने पैसे होंगे, लेकिन चूंकि मेरी फलाने बंदे से बात हो गई हुई है, लिहाजा इसके इतने पैसे होंगे और 100% गारंटी होगी। आपका काम नहीं होगा तो आपके पैसे आपको वापस हो जाएंगे। तो उसके अंदर जो ये रॉन्गली कॉइंड टर्म है जी डन बेसिस पे, तो दैट इज व्हाट डन बेसिस इज, बट इट्स अ इलीगल प्रैक्टिस, इट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस, इट डैमेजेस योर प्रैक्टिस, इट डैमेजेस योर रेपुटेशन, एंड जजेस नो इट, दे गेट टू नो इट, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज ये होते हैं कि यू विल नेवर बिकम अ बेग, यू विल स्टे वेयर एवर यू आर। सर मुझे याद है कि हमारी कुछ पुरानी वीडियो में आपने बात की थी कि कुछ वकील जो होते हैं, बिकॉज हर प्रोफेशन में ब्लैक शीप आते हैं, हमारा प्रोफेशन है, हम इस चीज़ को बड़ी इज्जत करते हैं, बट कुछ लोग हैं जो इसको ख़राब भी करते हैं। आपने लास्ट टाइम एक बात की थी कि कुछ लॉयर्स जो हैं वो जजेस के नाम से भी पैसे लेते हैं। नाउ जब आपने तो बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स को डील किया है, हमारे पास जैसे हमारे से यंग लॉयर्स के पास भी जब कोई क्लाइंट आता है हु इज़ इन द कैपेसिटी टू पे, वो पहली बात आपसे पूछता है कि यार मुझे बताएं जज मैनेज हो सकता है कि नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे वाक़यात आपके साथ भी हुए होंगे, तो इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, बिकॉज वकील भी हमें देख रहे होंगे, क्लाइंट्स भी देख रहे होंगे, तो जज मैनेज हो जाते हैं। यार देखो, जैसा मैंने कहा कि मैं आपको चीज़ों का ना बहुत ईमानदारी से और ऑनेस्टली एक्सपीरियंस बेस्ड जवाब दूंगा। आई विल बी रॉन्ग इफ आई से कि नहीं मैनेज होते, बिल्कुल हो जाते हैं। अच्छा, ये टेंडेंसी सबॉर्डिनेट जुडिशरी में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द हायर जुडिशरी, नंबर वन। नंबर टू, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जज कोई मैनेज नहीं होता, लेकिन आप इंप्रेशन ऐसा देते हैं कि जी ये जज साहब तो हमारे जानने वाले हैं, जो रिलीफ करेंगे वो आपको मिल जाएगा, और बहुत मिनिस्क्यूल लेवल के अंदर आपकी एक्सेस हो जाती है जज साहब के साथ। और बहुत सारे केसेस ऐसे हुए भी, और वो जजमेंट्स भी आई उन चीज़ों के ऊपर। तो अगर आपके इस सवाल का मैं स्ट्रेट जवाब दूं तो उसका जवाब यही होगा कि आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू से, बट आई हैव सीन द केसेस, आई हैव सीन और हर्ड द इश्यूज लाइक दिस, कि जहाँ पे ये तमाम मामला हुए। एंड आई बिलीव कि इससे ज़्यादा ऑनेस्ट आंसर शायद कोई ना देता, बिकॉज पीपल स्पेशली जिनसे हमने पूछना होता है, दे आर वेरी रिलक्टेंट टू टॉक अबाउट द टॉपिक, कि हमारे प्रोफेशन पे कोई ऐसे चिटे ना उड़े। लेकिन आई बिलीव कि इस पे बात करेंगे तो ये प्रैक्टिस थोड़ी यार कम होनी, होगी। देखो बात सुनो, एक बंदा बहुत मेहनत से ईमानदारी से अपने केसेस कर रहा है, और अगर आगे से कुछ मैनेजमेंट हो जाए और उसका आपके क्लाइंट को जब नुकसान होता है, तो वो बेसिकली आपको नुकसान होता है। यू लूज अ क्लाइंट एंड यू लूज अ वेरी गुड फ्यूचर क्लाइंट्स एज वेल, और मोस्ट प्रॉबेबली जिसका आपका इस वजह से ये काम खराब हुआ, नेक्स्ट टाइम वो काम के लिए आपके पास ना आए, वो उस बंदे के पास जाए जिसने उसका काम खराब किया हुआ। बट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस आपकी सुपीरियर जुडिशरी ने शुरू कर दिया हुआ है, जिसकी बहुत सारी रीसेंट एग्जांपल्स भी आपको मिलेंगी। तो लिहाजा कुछ, मैं बल्कि इसको इस तरह फ्रेज करूंगा कि मेजॉरिटी मैल प्रैक्टिसेस हमारी तरफ से आती हैं, आपकी एक्सेस भी नहीं होती, और आपका कोई जिसे कहते हैं ना, कोई सिनेरियो भी नहीं होता, बट यू पोज योर सेल्फ एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ सर्टन जज एंड यू विल गेट द रिलीफ। ऑल्दो आपका रिलीफ मेरिट पे बनता हो, आपने ईमानदारी से लिया हो, आपने मेरिट पे लिया, बट यू विल पोज योर सेल्फ टूवर्ड्स द क्लाइंट का, जी मैं तो बड़ा इन्फ्लुएंशियल हूँ, मेरे ताल्लुकात देखें, ये मैंने ताल्लुक पे करवाया, और ये वो दैट्स अ पैथेटिक थिंग। सर इसको कंक्लूड करते हुए, जैसे हमने काफ़ी डिटेल बात की, वकील तो बन जाएंगे, अच्छा वकील कैसे बनता? ईमानदारी, मेहनत, प्रोफेशनल, कॉन्टिन्यूअस रीडिंग, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस रीडिंग ऑफ केस लॉज, कंपैरेटिव स्टडी, और अपने नॉलेज को और अपनी स्किल को पॉलिश और इन्हांस करते हुए चले जाना है। और इसका एक जवाब मेरे वालिद साहब दिया करते थे, काम आता हो ना तो काम आ जाता है। सो कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, डाइवर्स काम करें, मल्टीफेरियस काम करें,
और अपने आप को जस्ट स्टे इन द गेम। कोई बैद नहीं है, ये ऊपर वाले का काम है। कब आप क्लिक करेंगे, ईमानदार होंगे क्लिक कर जाएंगे, ऑनेस्ट होंगे क्लिक कर जाएंगे, प्रोफेशनल होंगे क्लिक कर जाएंगे, उसके बाद मैसिव रीडिंग होगी क्लिक कर जाएंगे। ज्यादा चांसेस हैं सक्सेसफुल होने के, बड़ा वकील बनने के, बड़े पैसे बनाने के, बड़ा नाम बनाने के, इन कंपैरिजन टू ऑल दोज शॉर्टकट्स। एक चीज इंश्योर करता हूं कि मैं अपना काम ईमानदारी से करूं। एक चीज इंश्योर करता हूं कि जो कुछ कर रहा हूं, जैसा भी कर रहा हूं, सीखने की उम्मीद रखता हूं कि और ज्यादा बेहतर सीखूंगा। इस बात की अपने अंदर कैपेसिटी और कंड्यूसिवनेस रखता हूं कि मैं भी गलत हो सकता हूं। मैं भी जो चीज बता रहा हूं, मेरा भी नॉलेज बेहतर होगा, होना चाहिए और बेहतर होना चाहिए। बस ये वाली ईमानदारी आप रखें और अपने आप को ओपन फॉर करेक्टिव मेयर्स रखें। अपने दिमाग को इस तरह का रखें कि आपने जो कहा है वो गलत भी हो सकता है, कोई बैद नहीं है। आप यानी नॉलेज एक इल्म ऐसी चीज है, ये तो पॉलिश होता रहता है। बस आपने अपने आप को कभी भी अक्ले कुल नहीं समझना। सर, थैंक यू सो मच।